नंबर फर्स्ट ऑफ BB3 दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं. Old man while dialing a 7-digit telephone number remember that the first 4 digit consist of एक एक है, इसमें एक दो है और दो तीन है. He also remembers that the fifth digit is either 4 or 5. While has no memorizing of the sixth digit, he remembers that the seventh digit is 9. Seventh digit is 9 minus sixth digit. 9 minus sixth digit. Maximum number of distinct trials he has to try to make sure that he dials the correct telephone number. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका सिक्स्थ डिजिट. ये याद नहीं है, इसको याद नहीं है, लेकिन जो भी डिजिट आप यहां पे रखेंगे, यहां का डिजिट उससे फिक्स हो जाएगा. मान लो आपने यहां पे 7 रखा तो यहां पे 9 माइनस 7 आएगा. यहां पे 2 रखा तो यहां पे 9 माइनस 2 आएगा. ये तो क्लियर है ना. तो इसलिए यहां के डिजिट को मेरे ख्याल से चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पे कोई डिजिट लिखा, यहां का डिजिट तो एकदम फिक्स हो गया. इन 4 को मैं फिक्स कर सकता हूं फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 वे से. ये 4 फिक्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय इस पे 4 या 5 आएगा, दो तरीके इस पे हो गए. मल्टीप्लाइड बाय इस पे 0 1 2 3 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं ना. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इसको आप 10 टाइप से हल कर सकते हैं. ऐसा कुछ आना चाहिए. 4 तिया 12 दूनी 24 10 240. ऐसा आ रहा है क्या? बोलो, ये आ रहा है क्या? ठीक है, चलो जी. और कौन सा डाउट है? 5. क्वेश्चन नंबर 5. बस 2 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा भाई यार, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना. M denote the number of 5 digit in each successive digit are in their 5 digit number and 5 digit number. Each successive digit are in their descending order of magnitude. अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं. यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई हो तो A1 A2 A3 A4 A5 5 डिजिट का नंबर है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है. N is the corresponding figure when the digits are in their descending order. ये वाला तो सबको याद होगा आंसर. तो M की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10C5. याद है, कर चुके हैं अपन. N की वैल्यू, तो N की वैल्यू ऐसे आएगी. तो इसमें सीधे सीधे 0 हटा दो, तो 0 हटा दो, क्योंकि 0 यदि आप लोगे तो 0 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा. यदि आपने 5 डिजिट में कभी भी 0 लिया तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 यहां पे लिखना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. तो 0 हटाना ही पड़ेगा. ठीक है. M minus N has the value equal to 10C5 minus 9C5 is equal to. ठीक है, तो वैल्यू बतानी है. तो अपने पास एक रिजल्ट होता है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूं 9C5 प्लस 9C4 इज इक्वल टू 10C5. तो 10C5 माइनस 9C5 इज इक्वल टू 9C4. थोड़ा सा उल्टा प्रॉपर्टी, रिवर्स टाइप की प्रॉपर्टी. हाँ ठीक है, चलो जी बढ़े आगे. अब
डायरेक्ट फॉर्मूला यार अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 6 का तो लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है मैं देख लेता हूं भाई, जल्दी से होने वाला होगा तो मैं करा दूंगा। इजी है यार, एपी इजी है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने की भी बात होती है। देखो पीएनसी में ना बहुत सी बार क्या क्वेश्चन को बड़े आराम से पॉज दे दे के आप पढ़ो। नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉय 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। belonging to different age groups in such a way that distribution among 3 elder children is even and the youngest one to receive 1 toy more। मान लो ये youngest है, सबसे छोटा है, ये तीनों बड़े हैं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 एल्डर चिल्ड्रन इज इवन। इन 3 बच्चों में तो बराबर से बांटने हैं और जो सबसे छोटा बच्चा है उसको एक खिलौना ज्यादा मिलना चाहिए। बताओ, एक ही तो पॉसिबिलिटी बची है भैया, एक ही पॉसिबिलिटी बची है यार। ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है। डिफरेंट है ना, क्योंकि डिफरेंट है ना, 3 ग्रुप सेम है, उसके लिए फैक्टोरियल 3 लगा दो। ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत आपको आ रही होगी, इसमें मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे? मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 करना चाहिए कि फैक्टोरियल 3 करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? भाई ये तो मैंने डिवीजन कर दिया, ये तो ग्रुप्स बना दिए है ना, 4 ग्रुप बन गए, एक 2 का, एक 2 का, एक 2 का और एक 3 का। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको 4 ग्रुप का नहीं करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपको केवल 3 ग्रुप का ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 3 वाला सेट है ये तो फिक्स है ना, सबसे छोटे बच्चे को ही देना है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिक्स है कि ये 3 वाला तो उठा के इसी बच्चे को देना है। हाँ ये 2-2 वाले जो है मैं आपस में किसी को भी दे सकता हूं, इसलिए केवल फैक्टोरियल 3 लगेगा। आई बात समझ में? बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो जी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे, बाकी मैं बाद में लूंगा, बाकी या तो मैं अलग से क्लास या जैसे भी करूंगा मैं ले लूंगा, चिंता मत करो आप, है ना, मैं इसका डिस्कशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब, और सून कल या कर लूंगा, मतलब मैं जल्दी डिस्कशन जल्दी। ठीक है, पर क्या यार एक बार ये हो जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब इवनिंग से और भी पीछे चल रहे हो यार, इसलिए। हाँ, अपन बात करते हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नहीं हो पाएगा आज, नहीं हो पाएगा यार, अभी एक क्या बहुत अच्छा वो थोड़ा सा है ना। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि एक तरह से 2 टाइप के केस हैं, एक केस ऑलरेडी अपन ले चुके हैं और एक केस आपके लिए नया है। ठीक है, पहला केस है, इसमें पहला केस है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स p person, number of ways to distribute such that number of ways to distribute such that a person may get none, 1, 2, n means any number of object।
एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे केस की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अपने पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट p पर्सन है, तो इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को p पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट अ पर्सन में गेट नन, 1, 2, n, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? अपन ने करा हुआ है कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। हाँ, नहीं 2 पावर n तो नहीं, मैं याद दिलाऊं आपको, 3-4 क्वेश्चन करे थे अपन ने एक साथ। रिंग्स को फिंगर्स में डालना है, लिफ्ट और पर्सन वाला, प्राइज और स्टूडेंट्स वाला जो क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो यही तो केस था। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वही तो केस था कि मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और p पर्सन है। ठीक, एक पर्सन को अपन कितने भी ऑब्जेक्ट दे सके हैं। ठीक है, देखो बहुत सी बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां करा है, क्यों नहीं करा है बेटा? प्राइज का स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा था क्या? प्राइज का स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा था क्या? रिंग्स को फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था क्या? रिंग्स को फिंगर्स में अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा था क्या? वो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो था एक तरह से, है ना। और जैसे मान लो अभी n ऑब्जेक्ट्स है और ये p पर्सन, सॉरी, मैंने बोला एक पर्सन को कितने भी मिल सकते हैं, याद आ गया ना प्रियांश? हाँ, बताओ, पहला ऑब्जेक्ट लिया, पहले ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से दे सकते हैं या कितने ऑप्शंस हैं अपने पास? पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? सॉरी सॉरी, मैंने ये p n नहीं है एक्चुअली, मैंने गड़बड़ कर दिया। p पर्सन है ना, ये मतलब p पर्सन है, ये पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, ये p पर्सन है। एक तरह से n ऑब्जेक्ट्स हैं और ये p पर्सन है। हाँ, तो बताओ पहला ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? ठीक है, नन मतलब जीरो भी दे सकते हैं, हो सकता है एक पर्सन को एक भी ऑब्जेक्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ना अपने पास, जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो पहले के लिए p है, पहला ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास p ऑप्शन अवेलेबल हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसके लिए भी p ऑप्शन अवेलेबल है। फिर अपन ऐसा भी करा था, याद हो तो, कि मान लो एक को एक से ज्यादा नहीं मिलना हो तो अपन ने फिर दूसरे के लिए p-1 ऑप्शन लिए थे, है ना। हाँ, ऐसा भी करा था, पर यहाँ पे अपन एक को कितने भी दे सकते हैं, तो p इज इक्वल टू p टू द पावर n। दिस इज माई फर्स्ट केस। ठीक है, अब याद रखना हो तो याद रख लो, और बाकी वैसे तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, है ना। मतलब जितना कंसेप्चुअली चलोगे, जितनी चीजें दिमाग में रखोगे, तो फॉर्मूले उतने कम से कम अपने को यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो लिख लो। अब इसके सेकंड केस पर आते हैं, वो चीज आपके लिए नई है। सेकंड वाला जो है वो अपने लिए थोड़ा सा नया रहेगा। ठीक है, सेकंड, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब की बार जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड p पर्सन, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब की बार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है p पर्सन में। ठीक है, कंडीशन वापस से वही है। ठीक है, कंडीशन वापस से वही है, यू हैव टू फाइंड number of ways to distribute n objects, n identical objects
n identical objects such that each person number of ways to distribute an identical object such that each person may get none, 1, 2, 3 up to n, any number of objects. ठीक है, राइट। इसमें क्या है कि दो तरह के पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा होगा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, 90% प्रॉब्लम में लग भी जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे अपने को पूरे मेथड से जाना पड़ेगा, अपने को कहीं कहीं पे पूरे मेथड से जाना पड़ेगा, तो इसलिए अपने को मेथड भी समझना पड़ेगा। उसी मेथड से मैं आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके बता देता हूं पहले तो, ठीक है। चलो जी, आप यूं समझो कि लेट्स से मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स से दिस इज n ऑब्जेक्ट्स, ये n ऑब्जेक्ट्स है ना, और मेरे पास लेट्स से p पर्सन है, 1 2 3 अप टू p पर्सन, ठीक। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लिया मैंने पहले पर्सन को x1 ऑब्जेक्ट दिए, पहले पर्सन को, ठीक है, नहीं उससे बहुत डिफरेंस आ जाता है तनिष्क, उससे डिफरेंस आ जाता है ना भाई यार। डिफरेंस में बताता हूं क्या आता है कि जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, मान लो आपके पास 10 थे, मैंने बोला मैंने इसको 5, 2 पर्सन में 10 बांटने थे, आपने इसको 5 दिए, इसको 5 दिए, आइडेंटिकल में एक ही केस बनेगा। लेकिन जब वो 10 ऑब्जेक्ट यदि डिस्टिंक्ट होते, अब मैं बोलूं इसको 5 देना, इसको 5 देना, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना यार। आपको एक ऑब्जेक्ट भी देना है तो बहुत सारे तरीके हो, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं तो अपने तो सारे केसेस ही चेंज हो जाते हैं यार, ठीक है ना। आइडेंटिकल में से एक निकालने के एक तरीके हैं, डिस्टिंक्ट में से एक निकालने के n तरीके हैं, है ना। तो इसलिए ये पूरा खेल ही इसी चीज का भैया, जब अपन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना तो खेल ही इसी चीज का है कि यार आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है। तो मैंने मान लिया कि पहले पर्सन को मैंने x1 ऑब्जेक्ट दिए, दूसरे पर्सन को मैंने x2 ऑब्जेक्ट दिए, तीसरे पर्सन को मैंने x2 ऑब्जेक्ट, x3 ऑब्जेक्ट दिए, पीवें पर्सन को मैंने xp ऑब्जेक्ट दिए। मींस x1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट given to person 1, x2 is the number of object given to person 2 up to xp is the number of object given to person p। तो इन सब का जो टोटल है वो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इन सब का टोटल इज इक्वल टू n होना चाहिए, बोलो यही होगा ना भाई। n ऑब्जेक्ट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन सब का टोटल n होना चाहिए कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट मैंने एक पहले को दे दिए, कुछ दूसरे को दे दिए, कुछ तीसरे को दे दिए, कुछ चौथे को दे दिए, अप टू n, करेक्ट। नाउ ठीक है, x1 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, बताओ x1 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, बताओ तो जल्दी से। वेरी गुड। x2 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, वेरी गुड। अप टू xp की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे,
इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट। बोलो, ये सबसे लास्ट वाला जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस पूरी थ्योरी के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वही मेरे एन ऑब्जेक्ट को पी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होंगे। जैसे मैं 2 को लेके बता देता हूं तो आपका समस्या खत्म हो जानी चाहिए, कंफ्यूजन। मान लो ये 10 है, मैंने बोला x1 की वैल्यू भी 0 से 10 तक, x2 की वैल्यू भी 0 से 10 तक। 2 पर्सन थे ए और बी, उसमें 10 ऑब्जेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 10 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो यदि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या आ सकता है, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 10 0, 11 solutions. And these 11 is the number of ways to distribute 10 objects to person A और B. ठीक है, कैसे? x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 10 लेने का मतलब मैंने इसको 0 ऑब्जेक्ट दिए, इसको 10 ऑब्जेक्ट दिए। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 9 का मतलब मैंने इसको 1 ऑब्जेक्ट दिया, इसको 9 ऑब्जेक्ट दिया। और अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। आप बोलो सर कौन से 9, सेलेक्ट तो करने ही नहीं है ना, मुझे सेलेक्ट तो करना ही नहीं है। आपने बोला इसको 9 दे दिया, इसको 1 दे दिया, बात खत्म। एक ही तरीका है इसको 9 ऑब्जेक्ट देने का और इसको 1 ऑब्जेक्ट देने का, सेलेक्ट तो करना ही नहीं है मुझे। इसको 2 दे दिए, 8 दे दिए, 3 दे दिए, 7 4 6 5 5 4 4। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 10 ऑब्जेक्ट्स अमंग ए एंड बी। ठीक है, यही बात मैंने लिखी है, यही बात मैंने लिखी है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ये वाली यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि जो अपने को उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब प्रीवियस स्लाइड अभी नहीं चलेगी भैया, अभी रुक जाओ, अभी प्रीवियस स्लाइड पे मत जाओ, डिस्टर्ब अभी ये डिस्ट्रैक्ट मत करो यार, लंबा टॉपिक है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? कि क्योंकि ताकि अपन अब कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे, पहले क्या है मुझे उसका एल्गोरिथम जमाना पड़ेगा। एल्गोरिथम एक बार समझ में आ गया मुझे कि हाँ भाई मुझे एग्जैक्टली ये चीज निकालनी है, फिर मैं अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे आऊंगा कि इसको निकालेंगे कैसे अपन, है ना? तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जब भी आपको एन ऑब्जेक्ट को पी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, किसी भी उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अपन ने, मैंने क्या एज्यूम करा है, मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने मान लिया कि मैंने फर्स्ट पर्सन को x1 ऑब्जेक्ट दिए, सेकंड पर्सन को x2 दिए, थर्ड को x3 दिए, अप टू पी को xp दिया। और इन सबका टोटल ऑब्वियसली n होना चाहिए क्योंकि n ऑब्जेक्ट ही मैंने कुछ 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 इसको देके सबका टोटल n आना जरूरी है। तो मैं सिंपली एक बात बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन के, और x1 की वैल्यू 0 से n तक, x2 की वैल्यू 0 से n, x3 xp की वैल्यू 0 से n तक, तो मैं सीधे सीधे एक बात बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वही आपके नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट? अब मैं ये निकालता हूं कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। अब मैं उस चीज पर आता हूं अपने पास, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x2 अप टू xp इज इक्वल टू n। x1 की वैल्यू 0 से लेकर n तक, x2 की वैल्यू भी 0 से n तक, अप टू xp की वैल्यू भी 0 से लेकर n तक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, n मतलब ये इन
कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन किसके n किसके इक्वल होगा, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन, हर वेरिएबल के लिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, हर वेरिएबल के लिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, इन x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 अप टू x पावर n, ये इसके लिए लिखा, x पावर 0, x पावर 1 अप टू x पावर n, ये इसके लिए लिखा। बिल्कुल ऐसे ही x पावर 0, x पावर 1 ऐसे लिखा, ठीक है। हर वेरिएबल के लिए मैंने एक सीरीज लिख दी। इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n आएगा वही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, अब आप बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये क्या लॉजिक हुआ, इसका कोफिशिएंट ऑफ x पावर n और कहां वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसा कैसे, मैं बताता हूं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, x1 0 से 10, तो मैंने क्या बोला कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन x पावर 0, x पावर 1 से लेकर x पावर 10, x पावर 0, x पावर 1 से लेकर x पावर 10, यही बोला ना, यही बोला था मैंने, ठीक है। अब होगा क्या कि ये x पावर 10, आप सोचो कि ये x पावर 10 इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कहां से कहां तक मिलेगा। सबसे पहले जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x पावर 1 को मैं x पावर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, x पावर 2 को x पावर 8 से करोगे, ऐसे करते करते x पावर 10 इंटू x पावर 0 को करेंगे, यही होगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10। बाकी भी टर्म आएगी, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करा है मैंने, कंफ्यूज मत होना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करा है, ठीक है। कितने टाइम्स आएगा x पावर 10 का कोफिशिएंट, x पावर 10 का कोफिशिएंट कितने टाइम्स आएगा, और आपको समझ में आ रहा है कि ये जो अपन ने मल्टीप्लाई करा है, देखो समझना, इस वाले x की जो पावर लगाई है मैंने वो x1 की वैल्यू को देख के लगाई है, इस वाले x की जो पावर लगाई थी वो x2 की वैल्यू को देख के लगाई थी। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दिस इनटू दिस, तो ये जो पावर मल्टीप्लाई में जब पावर ऐड होगी, तो समझ रहे हो वो जो पावर ऐड हुई वो एक तरह से क्या हो गई, x1 प्लस x2 हो गई। आ रही है बात समझ में भाई, इसकी जो पावर लगाई है वो x1 की वैल्यू को देख के लगाई है, इसकी जो पावर लगाई थी वो x2 की वैल्यू को देख के लगाई थी। तो जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा होगा तो x की पावर ये x1 है और ये x2 है, तो x1 प्लस x2 बन गया होगा, x1 प्लस x2 10। तो जितनी बार x1 प्लस x2 बराबर 10 आया होगा उतना ही x की पावर 10 का कोफिशिएंट बना होगा ना, उतना ही x की पावर 10 का कोफिशिएंट बना होगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि भाई जितनी बार x की पावर 10 वाली टर्म आएगी, क्योंकि जितनी बार x की पावर 10 वाली टर्म कितनी बार आएगी, जितनी बार इन दोनों का टोटल 10 हो रहा होगा, और जितनी बार x की पावर 10 वाली टर्म आएगी उतना x की पावर 10 का कोफिशिएंट आएगा। भाई किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या बता रहा है कि वो टर्म कितनी बार आई है, यही बता रहा है ना कि x पावर 10 का कोफिशिएंट 11, मतलब x पावर 10 जो है कितनी बार आया है, 11 बार आया है, मतलब x1 प्लस x2 11 बार 10 बना है। बोलो आई कि नहीं वाली बात समझ में। तो इसी को देखकर अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं प्रियांश। अरे रुको तो सही यार, उसको पूरा तो करने दो, अभी क्वेश्चन बीच में थोड़ी ना, अभी थ्योरी मेरे को पूरी करनी पड़ेगी। वो एक बार में तो नहीं आएगी, वो एक बार में तो नहीं आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा तब वो समझ में आएगी, ठीक है ना। वो इतनी इजीली तो नहीं आएगी भैया, है ना। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो पढ़े आगे, अभी यहां तक रुक जाओ, मैं भले उसको बाद में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी मुझे अब कुछ क्या चीज आप में डाउट आ रहा होगा मेरे को, ठीक है। आ गई, ठीक है ना भाई। सिंपल सी एक बात बोली है, ठीक है ना, कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इस वेरिएबल के लिए मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इस वेरिएबल के लिए ये इक्वेशन लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितनी बार x की पावर 10 आएगा, ठीक है, उतनी बार x1 प्लस x2 बराबर 10 हुआ है, तो उतना ही x की पावर 10 का कोफिशिएंट। x1 और x2 का सीरीज का क्या रिलेशन, हाँ सीरीज का रिलेशन ये है, सीरीज का रिलेशन वो मैं बता रहा हूं ना भाई। सीरीज देखो, मेरे को सीरीज आप ये समझो कि आपको तो केवल x1 प्लस x2 चाहिए ना, आप बात समझो, आपको तो x1 प्लस x2 चाहिए ना। तो आप इतनी सी बात मेरे को बता दो, जब मैंने इसकी पावर x1 ली है और इसकी पावर x2 ली है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो x की पावर है वो x1 प्लस x2 बनेगी कि नहीं बनेगी। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर x1 प्लस x2 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। x1 प्लस x2 बनेगी ना, बस। तो मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि मैंने इस वाली सीरीज में जो x की पावर लगाई है वो x1 को देख के लगाई है, ठीक है। और इस वाली एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मैंने, ना मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, मैं ना अलग वेरिएबल लेके बताता हूँ, तो वो एक्चुअली सेम वेरिएबल में ना आप कंफ्यूज हो गए। मतलब मैं ऐसा बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ले लेते हैं, और लेट से मैंने बोला x1 1 से लेकर 6 तक, है ना, और x2 लेट से 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो मैं आपसे सिंपली इतनी सी बात बोल रहा हूं कि भैया इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे ना, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इंटीजर, इंटीजर की बात चल रही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि मैं x1 की वैल्यू यहां से यहां तक लूं और x2 की वैल्यू यहां से लेके यहां तक लूं, तो इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे, जितने सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे वो किसके बराबर होंगे, x की पावर 10 के कोफिशिएंट। किसमें, इसके लिए सीरीज लिखो, मल्टीप्लाइड बाय इसके लिए सीरीज लिखो, इसके लिए सीरीज लिखो, भाई एक सिंपल सी चीज आप समझो, ये जो सीरीज मैंने लिखी है इसमें जो पावर है वो x1 की वैल्यू है, इसमें जो सीरीज लिखी है इसमें जो पावर है वो x2 की वैल्यू है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल सेम है, पावर ऐड होगी, ठीक है। तो मैं आपसे सिंपल ये बात कर रहा हूं कि जब आपने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 आया। तो जब आपने दोनों को 2 प्लस 1 लिखा होगा तो ये 2 प्लस 1 क्या है आया, ये 2 प्लस 1 क्या आया, ये तो x1 प्लस x2 ही आया ना। आप बताओ मेरे को, ये जो आया होगा ये x1 प्लस x2 ही बना होगा ना। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि इसकी पावर मैंने x1 लगाई है, ठीक है, इसकी पावर x2 लगाई है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करा होगा तो पावर x1 प्लस x2 ही बनी होगी। तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि मुझे x1 प्लस x2 बराबर 10 चाहिए, चाहिए x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 10, मतलब जितनी बार मेरे पास x पावर 10 आएगा और जितनी बार x की पावर 10 बनेगा, मतलब 10 कैसे बना,
इन दोनों का टोटल 10 हुआ होगा, तो जितनी बार 10 आया होगा उतना इसका कोफिशिएंट आया होगा। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन अपने को देंगे। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, है ना। अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे मैं आ जाता हूं। ठीक है, यहां तक अपने पास आ गए थे, अब इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूं। ठीक है, अब जनरलाइज कर लूं, वो 2 वेरिएबल का था, ये आपके पास n वेरिएबल का था। ठीक है, वो 2 वेरिएबल का था, ये n वेरिएबल का था। ठीक है, चलो तो कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n इन, ठीक है, यहां पर आएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n प्लस m। ठीक है, 1 माइनस एक्स दिस अपॉन 1 माइनस एक्स। जीपी बन रहा है, जीपी हर पेयर में क्या बन रहा है आपके पास, जीपी। ठीक है, कितने टर्म्स आएंगे इसमें, पी टर्म्स होंगे। ठीक है, क्या चाहिए आपको इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा आपको, अभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन चाहिए मुझे। इसका एक्सपांशन याद है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का, इसका एक्सपांशन याद है क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1। ऐसा ही था। ठीक है, तो एक तरह से मैं बोलूं तो इसको मैंने n माइनस वन सी जीरो लिख दिया, इसको एन सी वन लिख दिया, इसको n प्लस वन सी टू लिख दिया, इसको n प्लस टू सी थ्री लिख दिया, लिख सकते हैं। ठीक है, n माइनस वन सी जीरो की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। तो इसलिए इसकी जनरल टर्म जो आप बोलना चाहो तो टी आर प्लस वन बोल सकते हो, n प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू एक्स की पावर आर, ऐसा बोल सकते हैं। n प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर। देखो तो याद आ रहा है कुछ बाइनोमियल का ऐसा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपांशन अपन ने लिया था, इसका एक्सपांशन लिया था ऐसा। ठीक है, और फिर यूं समझ लो 1 को मैंने n माइनस वन सी जीरो लिख दिया, n को n सी वन लिख सकते हैं, इसको n प्लस वन सी टू लिख सकते हैं, इसको n प्लस टू सी थ्री लिख सकते हैं। तो इन जनरल बात करेंगे तो ये आपकी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यूं समझ लो 2 2 और 1, ऐसे 2 2 1 3 3 2 आर 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 माइनस वन। ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म हो गई, n प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर। लिख लो, इसको भी लिख लो एक बार, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री होता, तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, n कितना हो गया 3 प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर, मतलब इनडायरेक्टली हो गया वो 2 प्लस आर सी आर। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस फोर, इसकी जनरल टर्म आएगी अपने पास ऐसी।
ठीक है, चलो जी, नहीं इसको अलग से लिख लो वैसे भी, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म ये आ गई, राइट। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बता सकते हो कि, हाँ कहां पे थे अपन, इधर आ जाओ, चलो ये रहा, हाँ यहां पे थे अपन। अपने को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकालना है। इसको जब आप एक्सपांड करोगे, इसको जब एक्सपांड करोगे, कैसे करोगे बताओ ध्यान से, इसको एक्सपांड कैसे करोगे, कर सकते हो ना इसको एक्सपांड, पी सी जीरो माइनस पी सी वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस पी सी टू एक्स की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा। वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस पी की जनरल टर्म अपन ने लिखी थी, इसकी जनरल टर्म लिखी थी, क्या लिखी थी इसकी जनरल टर्म, P प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू एक्स की पावर आर, ये लिखी थी इसकी जनरल टर्म। बोलो, इसका एक्सपांशन ये कर दिया है मैंने सीधे सीधे, इसकी जनरल टर्म ये लिख दी है अपन ने, ठीक है। अब आप बस एक चीज ध्यान से समझना कि मुझे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन चाहिए। क्या एक्स की पावर एन प्लस वन को इसकी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसकी हर एक्स की पावर आर मतलब पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो पावर है नहीं इसमें। तो एक्स की पावर एन प्लस वन को यहां वाली किसी भी टर्म से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स की पावर एन प्लस वन या उससे ज्यादा ही आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा, या एन प्लस वन आएगा कम से कम। एक्स की पावर एन प्लस वन के होल स्क्वायर मतलब और ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा आएगी। तो दैट्स व्हाई एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट यदि आपको चाहिए तो ये सारी टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी किसी भी टर्म से आपको एक्स की पावर एन नहीं मिलेगा। तो फाइनली एक्स की पावर एन वाली टर्म एक ही जगह से आएगी जब आप इसको इधर वाले एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली अपना कंक्लूजन आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन विल बी, इधर तो बचा वन, ये उधर यदि x की पावर n वाली टर्म लिखूंगा, r की जगह पे n लिख देता हूं, r की जगह पे n लिख देता हूं, ठीक। सो फाइनली वन इंटू दिस करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा n प्लस पी माइनस वन सी एन, या इसको आप प्रॉपर्टी लगा के दिस माइनस दिस करके n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, ये आपको याद रखना है। 90% प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से हो जाएगी, लेकिन 10% के लिए आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा, मुझे पता है अभी लगता है, पर जब अभी क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारी टर्म जैसे अभी नेग्लेक्ट करी ना, वो नेग्लेक्ट होती जाती है, मुश्किल से मतलब 2-3 टर्म की जरूरत पड़ती है मुझे, लास्ट में 2-3 टर्म मेरे पास बचेगी। प्रोसेस एक बार समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको एक बार लिख लो, और अभी मैं क्वेश्चन के साथ रिलेट करूंगा ना तो आपको और समझ में आएगा एक्चुअली, और जब तक क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं होती ना चीजें, ठीक है। सम जीपी से निकाला ना, सम जीपी से निकाला। मुझे एक दो क्वेश्चन करा लेने तो आप बस थोड़ा सा, उसके बाद आप बताना फिर। ये वाला जो सम है जीपी, जीपी जीपी,
हाँ जीपी लगाया डायरेक्ट, और कुछ भी थोड़ी ना करा अपन ने, और वो हमेशा जीपी बनता है। मतलब एक्चुअली कैलकुलेशन पार्ट है ना ऑलमोस्ट फिक्स है, बस ये लास्ट का जो थोड़ा सा कोफिशिएंट निकालने वाला पार्ट है ना वो चेंज हो जाता है। देखो यहां तक समझ में आ गया, जीपी लगाया मैंने, इसकी पावर अलग कर दी, इसकी पावर को ऊपर ले गए, दिस वन, ठीक है, ये रहा, इसको बाइनोमियल से एक्सपांड कर दिया, ठीक है, इसकी जनरल टर्म, बस इसकी जनरल टर्म याद रखनी पड़ेगी, वो तो अभी मैंने बताई थी ना, n प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर, है ना, इसकी जनरल टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना भाई। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आप मान लो, मैं आपसे बोलूं कि आपने 1 - x⁴ का होल क्यूब, है ना, इसका एक्सपेंशन आप कर रहे हो, ठीक है, और यहां पे आपकी सारी टर्म्स x की जो पावर वाली सारी टर्म्स है वो x की सारी टर्म्स पॉजिटिव पावर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x⁴, समझना, कोफिशिएंट ऑफ x⁴। अब जब आप इसका एक्सपांशन करोगे, यहां पे कुछ भी ले लो आप, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो पहली टर्म 1 आएगी, दूसरी टर्म 3x⁴ आएगी, फिर अगली टर्म x⁴ का होल स्क्वायर आएगा, यहां की जो टर्म चल रही है x² x³ टाइप की चल रही है। तो आपको यदि कोफिशिएंट ऑफ x³ चाहिए तो क्या ये टर्म इसके आगे वाली कोई भी टर्म अपने किसी काम की रहेगी क्या? ये टर्म या इसके आगे वाली कोई भी टर्म अपने किसी काम की रहेगी क्या? बस तो मैं इतना सा काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि x की जितनी भी पावर आ रही है सारी पावर पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे जो भी x का कोफिशिएंट निकालना होता है, जिस भी पावर का कोफिशिएंट निकालना होता है, उससे ज्यादा पावर वाली जितनी भी टर्म्स है मैं उसको वहीं पे नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो x³ x4 को आप चाहो ना, x4 को यहीं पे भी नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो अब आगे x4 ही आएगा, बस 1 और इधर x³ दैट आई हैव डन, ठीक है, कि x⁴n+1 था, मुझे x⁴n का कोफिशिएंट चाहिए था, आप सीधे यहीं पे नेग्लेक्ट कर दो, तो ये 1 बचा, और इसमें जनरल टर्म लिख दी, तो इस 1 को x⁴n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको याद रख लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें आपकी इससे हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। ये वाला हट जाओ, ये वाला, हाँ चलो लिख लो, तो इसको भी लिख लेना, मतलब वो साइड में मैंने इसीलिए वो लिख के भी बता दिया कि बस आप इसकी जनरल टर्म याद रख लो, इसकी जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी, आप बस इतना भी याद रख लोगे ना, पूरा एक्सपेंशन नहीं, बस इसकी जनरल, तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नोट कर लिया है ना, तो मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या क्या काम करा था, ठीक है। अपन इस वाली पार्ट पे थे,
मैं बता देता हूं आपको पूरा। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को p पर्सन में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना था। n अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, उनको p पर्सन में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना था। हर पर्सन को अपन कितने भी ऑब्जेक्ट दे सकते थे, 0 1 2 3 अप टू कितने भी ऑब्जेक्ट दे सकते थे। ठीक है, राइट। तो मैंने क्या माना था, मैंने मान लिया कि पहले पर्सन को मैंने x1 ऑब्जेक्ट दिए, दूसरे को x2 दिए, तीसरे को x3 दिए, इसको xp दिए, तो टोटल इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वही अपने आंसर होगा, या वही इनडायरेक्टली इसमें n ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल इसका बताया था अपन ने, और उसका कैलकुलेशन पार्ट मैंने बताया। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना। ठीक, चलो जी, अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं यार। क्वेश्चन में भेजना आज भूल गया, नहीं तो आसान हो जाता अपना काम। चलो, फर्स्ट, by how many ways 15 identical toy toys be distributed among 3 children such that first a child may get any number of toys। ठीक है, चलो पहला ये बता देता हूं मैं। 15 आइडेंटिकल टॉयज, 3 children, a child may get any number of toy। Let first children x1 toy, second x2 टॉय दिए, x1 टॉय दिए, सेकंड को x2 दिए, थर्ड को x3 टॉय दिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, और x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 15 तक। बोलो, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? जो क्वेश्चन था और जितना मैंने अभी तक करा है वाली बात समझ में आ गई कि टोटल 15 टॉयज थे, 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना था। मैंने मान लिया कि पहले को x1 दिए, दूसरे को x2 टॉयज दिए, तीसरे को x3 टॉयज दिए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। x1 की वैल्यू भी 0 से 15 हो सकती है, x2 की वैल्यू भी 0 से 15 हो सकती है, और x3 की वैल्यू भी 0 से 15 हो सकती है। बोलो, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? सबको क्लियर है? अर्जव, इंक्लूडेड है भैया सब कुछ, उसमें कुछ वो मत इधर उधर मत करो, सीधा सब कुछ जो जो लिखा हुआ है मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अब ये एग्जैक्टली अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन बन रही है। मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं वो इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वही अपना आंसर होगा। और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन ने निकाले थे n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। n क्या होगा यहाँ पे 15, जो टोटल चाहिए वो n होता है।
पी क्या होता है, जितने वेरिएबल से जितने पर्सन है वो पी होता है। पी पर्सन याद मत रखना बेटा, पी पर्सन याद मत रखना, पी वेरिएबल्स, यहाँ के वेरिएबल्स। तो फाइनल आंसर आ गया 15 + 3 - 1 C3 - 1, 15 3 18 17 C2। बोलो बोलो। आई बात समझ में? कैसे लगाना है फॉर्मूला अब? हाँ वो भी बताएंगे ना यार जिग्नेश, अभी बताएंगे, रुक जाओ अभी बताएंगे, वाला क्वेश्चन बताएंगे, पहले फॉर्मूला लगाना तो समझ में आ जाए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना। हाँ जो भी है ठीक है। अभी इसमें भी क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी अपने को देखना पड़ेगा, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक राइट। अब आप बस एक चीज याद रख लो कि फॉर्मूला कब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, है ना, आप ये समझ लो बस कि फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कब लगाऊंगा। चलो बढ़े आगे। फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो, देखो फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन बने कि आपके पास इन सब का टोटल इज इक्वल टू एन आ रहा हो, और हर वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर एन तक चली जाए, हर वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर एन तक चली जाए, जितना टोटल आ रहा हो हर वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली 0 से लेकर एन तक चली जाए, तो मैं कुछ नहीं करता, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा। देख लो बेटा ये कंडीशन, जब जब ये कंडीशन मिलेगी तो आप डायरेक्टली n + p - 1 Cp - 1 लगा सकते हो। बहुत सी बार ये कंडीशन डायरेक्ट नहीं मिलती है लेकिन मैं बना सकता हूं, कंडीशन डायरेक्ट नहीं मिलती है लेकिन मैं बना सकता हूं। ठीक है, तीनों को नहीं नहीं नहीं, तीनों को टोटल भी तो बोल रहे हैं ना बेटा, टोटल भी तो बोल रहे हैं, तीनों को 0 0 कैसे मिलेगा, टोटल भी तो मेरे को एन चाहिए ना, मैंने ये भी तो लिखा हुआ है, तो फिर ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड होगी? नहीं आ गई बात समझ में? चलो जी, इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन, 15 टॉयज, 3 चिल्ड्रंस, each child each children should get at least one toy. Each children should get at least one toy. ठीक है, 15 टॉय थे, हर चिल्ड्रन को कम से कम एक मिलना था, कम से कम एक। दो ऑप्शन है मेरे पास, दो मेथड है, पहले को x1 दिए, दूसरे को x2 दिए, तीसरे को x3 दिए, तीनों का टोटल 15 होना चाहिए। अब की बार आप बता सकते हो कि x1 x2 x3 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अब की बार x1 x2 x3 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, मतलब कुल मिला के बात तो समझ में आ गई है, आपने ये बता दिया, कहानी समझ में आ गई है, 1 से लेकर 15 तक। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं लगेगा ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं अब की बार x1 को लेट्स से t1 + 1 मान लेता हूं, x2 को t2 + 1 मान लेता हूं, x3 को t3 + 1 मान लेता हूं। ठीक है, x1 की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है,
मतलब T1 प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है, तो T1 की वैल्यू हो गई 0 से लेकर 14। बिल्कुल ऐसे ही T2 की वैल्यू भी हो गई 0 से 14, और T3 की वैल्यू भी हो गई 0 से लेकर 14। यहां पे T1 प्लस 1 रखेंगे, T2 प्लस 1 रखेंगे, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। बोलो, बन गई कंडीशन? कोई बात नहीं, मत होने दो सेटिस्फाइड, मत होने दो, होगा ही नहीं कभी 15। आपकी बात सही है, जैसे बोल रहे हैं कि सर 15 के इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 1 तो लेना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 लिख भी दे रहे हो, ज्यादा लिखने में दिक्कत नहीं, कम नहीं लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो आपने x1 की रेंज 1 से 15 बोल रहे हो, आपकी बात सही है कि सर यहाँ 15 तो कभी आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, मत आने दो, आएगा ही नहीं ना। अपन ने, आप 15 की जगह 20 लिख दो ना, आप क्या दिक्कत है? 25 लिख दो, आप क्या दिक्कत है? नहीं आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? करेक्ट है। ऐसे ही मैंने मान लिया, वेरिएबल मान लिया, ऐसे ही एक तरह से शिफ्टिंग टाइप से कर दी, शिफ्टिंग टाइप से अपनी तरफ से मैंने मान लिया, x1 को अपनी तरफ से मान लिया, लेट अपनी तरफ से मान लिया। ठीक, क्यों माना? ताकि मेरे वेरिएबल की रेंज 0 से स्टार्ट हो जाए, ताकि मेरे वेरिएबल की रेंज 0 से स्टार्ट हो जाए। ठीक, x1 यहां पे रख दिया, x2 रख दिया, x3 रख दिया, तीनों रख दिया, तीनों का टोटल इसका टू ये हो गया अपने पास, ये इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर, बोलो, अब डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 12 है। T1 की वैल्यू 0 से 14, T2 की वैल्यू भी 0 से 14, T3 की वैल्यू, ये अपन ने अपनी तरफ से माना, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों माना है? ताकि इसकी रेंज अपनी 0 से स्टार्ट हो जाए। ये 12 है, और T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक आ रही। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर आपने 0 से 14 ली है, तो सर 14 तो आएगी नहीं। ठीक है, मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 14 की जगह में बोल रहा हूँ 15 लिख दो, आप तो आएगी नहीं, तो फिर क्या मतलब है? एक्चुअल में देखा जाए तो 12 से ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, 12 से ज्यादा कोई वैल्यू आएगी नहीं, है ना? तो क्या लिखेंगे आंसर? n इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 3। तो 12 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 14 c2 14 c2। ठीक है, दूसरा मेथड और इजी है इसका, दूसरा मेथड और इजी है। इसको लिख लो एक बार, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं आपको। हाँ हाँ हाँ, वही वही प्रियांश, वही वाला सही है वो। उसमें आपको वो तो और इजी है, वो तो और इजी है बल्कि। अब आ गया, वेरी गुड, अट जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा मेथड ये है इसका, ईच चिल्ड्रन शुड गेट एटलीस्ट 1 टॉय। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। 15 आइडेंटिकल टॉय थे, 3 चिल्ड्रन में बांटने थे, आपने बोला कम से कम एक एक तो देने ही देने, है ना? तो अपन क्या करते हैं, और है सब एक जैसे तो टेंशन ही नहीं है, सारे एक जैसे टॉय हैं, किसको कौन सा दे रहे हैं उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है भाई, T1 T2 T3 की रेंज नहीं निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन उसी से तो लिखना पड़ेगा ना जिग्नेश। ठीक है, नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं ना, अपन ने उसकी रेंज भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दी ना भाई। जैसे क्वाड्रेटिक में नहीं करते क्या आप? क्वाड्रेटिक में साइन थीटा को टी मान लिया, और टी की रेंज 0 से लेके 1 तक कर दी, आपने उसकी रेंज भी तो चेंज कर दी ना, तो दिक्कत नहीं है। आप रेंज चेंज नहीं करते तो दिक्कत थी। ठीक है ना, एक तरह से पूरा शिफ्टिंग हो गया, आप समझे, पूरी शिफ्टिंग टाइप की हो गई
कि भाई ये 1 से 15 की जगह 0 से 14 चला गया, अदर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी अपने चेंज हो गए, वैसा। ठीक है ना, वेरिएबल रिप्लेस करा है बस अपन ने, एक तरह से वेरिएबल रिप्लेस कर दिया उसमें। ठीक है, हाँ। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सबको एक एक टॉय दे दो। ठीक है, पहले सबको एक एक टॉय दे दो, पहले सबको एक एक टॉय दे दो। तो कितने बचे मेरे पास? 12 टॉय। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। और अब जब सबको एक एक दे ही चुके हैं, अब जब सबको एक एक दे ही चुके हैं, तो बात ही खत्म हो गई। अब आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, सीधा अब अपना आंसर आ गया, n इक्वल्स टू 12, p इक्वल्स टू 3, 12 प्लस 3 माइनस 1, p 3 माइनस 1, c 14c2। या और भी इजी लो, या और भी इजी। हाँ, नहीं वो नहीं हो पाएगा गोपाल, वो वाले केस यदि कम आ रहे हो तो कर सकते हो, पर ज्यादा आ रहे हो तो मुश्किल है। ठीक है, बढ़े आगे। बोलो, दोनों मेथड क्लियर है ना? जहां जैसा लग जाएगा वैसा लगा देना। तो समझ में आ गया ना? मतलब बस मेन ये समझना बेटा कि कहाँ पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, कहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है ना? इन अ शॉप देयर आर 5 टाइप ऑफ आइसक्रीम available. 5 type of ice cream is available. Find number of ways so that a child can buy 6 ice cream if each type of ice cream each type of ice cream is available in any number. अब इसमें ना ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 5 टाइप ऑफ आइसक्रीम इज अवेलेबल, फाइंड नंबर ऑफ वे सो दैट अ चाइल्ड कैन बाय 6 आइसक्रीम। अब इसमें ना आपको लग रहा होगा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, ठीक है ना? एक्चुअली इसीलिए मैंने वो जो पूरा प्रोसेस बताया ना, उसका लॉजिक ही मेरा यही था। बहुत सी बार क्या होता है कि आपको लगेगा यार इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप तो हो नहीं रहा है। मेनली अपने वो जो चीज है ना, वो है इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन, इक्वेशन और उसके जो सॉल्यूशन है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, मैं मान लेता हूं 6 टाइप की आइसक्रीम, 5 टाइप की आइसक्रीम है मेरे पास, I1, I2, I3, I4, I5, I5। ठीक है, मैंने मान लिया कि पहली टाइप की आइसक्रीम X1 क्वांटिटी में ली, दूसरी टाइप की आइसक्रीम X2 में ली, X3, X4, X5। मतलब क्या है आपकी बार? X1 क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ I1।
x2 क्या है, ऐसा। नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ I1, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ I2, मतलब क्या, जैसे 5 टाइप की आइसक्रीम है ना, हो सकता है उसने 2 ये ले ली हो, 3 ये ले ली हो, 1 ये ले ली हो, 6 की 6 ये ले ले, 6 की 6 ये ले ले, एक 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 ये ले ले, 2 ये ले ले, ऐसे। तो मैंने मान लिया कि I1 वाली उसने x1 क्वांटिटी में ली, ठीक है, ये x2 क्वांटिटी में ली, ये x3 में ली, तो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, इन सब का टोटल क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू कितना, और अच्छा सबके वेरिएबल की वैल्यू कहां से कहां तक, वेरिएबल की वैल्यू तो बताई नहीं मैंने, x1 x2 x3 x4 और x5 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 6 तक हो सकती है, 0 से लेके 6 तक हो सकती है, बस लिख दो सीधा आंसर, लिख दो सीधा आंसर, n इक्वल्स टू 6 है और p इक्वल्स टू 5, 6 plus 5 minus 1c, 5 minus 1, that is 10c4, 10c4। क्लियर है, तो समझ लो अपन हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, मतलब मेन क्या है कि इक्वेशन कहां बन रही है, उसके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, वहां उसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है ना, अब इसमें लग रहा होगा कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। हाँ, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में लगता है, ग्रुपिंग की जरूरत मुझे हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में पड़ती है। जहां ग्रुपिंग अपन कहां पे लगाते हैं, जहां पे आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स हैं। ग्रुपिंग देखो, आप डिफरेंस समझना, ग्रुपिंग आप तब लगाते हो जब आपको यह पता है कि मुझे 2 2 3 के ग्रुप बनाने हैं, आपको केवल ऑब्जेक्ट चेंज करना हो, तब आप ग्रुपिंग लगाते हो। जबकि यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, कि 2 इधर कभी 3 इधर कभी 1 इधर कभी 2 इधर, दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, कहां कहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रकृति एक ही जगह पे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया था, सबका टोटल n आ जाए, हर वेरिएबल की वैल्यू 0 से n आ जाए, या इससे ज्यादा आ जाए तो दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं आनी चाहिए, बस एक ही जगह डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता है। हाँ, जहां पे हर वेरिएबल की रेंज 0 से लेकर मैक्सिमम तक हो, वहां पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी होगा तो आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहां अपन ने रिजल्ट तो सेम के लिए लगाया है, बट यहां कैसे लगाया, सेम के लिए लगाया, क्या बोल रहे हो ऋतुराज, समझा नहीं। देखो मैं तो एक ही चीज समझता हूं, टोटल हर वेरिएबल की वैल्यू 0 से 6 तक, तो आंसर n+p-1 c-1। ठीक है ना, हाँ ठीक है, मतलब देखो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हमेशा तब लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस समझो, ग्रुपिंग आप तब लगाओगे जब आपके हर ग्रुप में ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा है, दोनों ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकती भाई। ग्रुपिंग मान लो आप तब लगाओगे, मान लो 3 जने हैं, जब आपको फिक्स पता है कि भाई इसको 2 देने, इसको 3 देने, इसको 4 देने, तब ग्रुपिंग लगा सकते हो आप। इसको 2 देने, इसको 3 देने, इसको 4 देने, और ऑब्जेक्ट अलग अलग, तब ग्रुपिंग लगती है। और ये अब ये तो अपन लगा इसीलिए रहे कि ये निकालने के लिए कि इसको कितने दें, इसको कितने दें, इसको कितने दें, और तीनों का टोटल इतना चाहिए, ये तब लगाते हैं अपन। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के लिए लगाना है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन में और कराता हूं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता हो, एक क्वेश्चन ये भी करा लूं, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा मैं जल्दी से, नहीं अभी 5 मिनट है अपने पास। फाइंड नंबर ऑफ वेज 10
identical apple can be distributed among 6 children so that each नहीं, यहां लिख लो 12, सॉरी 12 लिख लेना, 10 की जगह 12 लिख लो। among 4 children so that each child get at least 1 apple and at most 4 apple। ठीक है, 12 आइडेंटिकल एप्पल, ठीक है, 12 identical apple, 4 children, each child get at least 1 apple and at most 4 apple, ठीक है। 4 children, C1, C2, C3, C4, 12 एप्पल है। हर बच्चे को कम से कम 1 मिलना चाहिए, मैक्सिमम 4 मिलना चाहिए। हर बच्चे को मिनिमम 1 मिलना चाहिए, मैक्सिमम 4 मिलना चाहिए। तो पहले की तरह एक काम कर दें क्या, कि एक एक एप्पल तो सबको दे दें। पहले की तरह एक एक काम कर दें क्या, कि सबसे पहले तो एक एक एप्पल तो सबको दे ही दें, क्योंकि वो तो देना ही देना है। तो पहले एक एक एप्पल सबको दे दिया, एक एक दे दिया, तो कितने एप्पल बचे? एक एक सबको दे दिया, तो 12 - 4, 8 एप्पल बचे। मान लेते हैं पहले बच्चे को x1 दिए, दूसरे को x2 दिए, तीसरे को x3 दिए और चौथे को x4 दिए। चारों का टोटल कितना आना चाहिए? 8। अब लेकिन एक कंडीशन और है कि मैक्सिमम किसी को 4 से ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम 4 से, लेकिन एक एक दे भी चुके हैं, भूल गए? वैभव भूल गए क्या? एक एक तो दे ही चुके हो ना, तो 4 से ज्यादा भी नहीं देना। तो अब मैक्सिमम कितने दे पाओगे? अब मैक्सिमम कितने दे पाओगे? 0 से लेकर 3 तक। आई बात समझ में? बोलो, कंडीशन क्लियर है? इक्वेशन सबको पहले एक एक दे दिए, मैक्सिमम 4 देने थे, तो इसलिए अब 3 से ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलो जी। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा प्रकृति, टोटल 8 है और हर वेरिएबल की वैल्यू 0 से 3 तक है। फॉर्मूला कब लगता? जब वैल्यू कहां से कहां तक होती? 0 से लेकर 8 तक होती तो फॉर्मूला लगता। तो पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x⁸ जितना टोटल चाहिए इन हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए, ये x1 के लिए लिखा मैंने, ये x2 के लिए लिखा मैंने, ये x3 के लिए लिखा मैंने और ये x4 के लिए लिखा मैंने। अब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट में करके बता दूं, 2 मिनट रुको तो मैं करके दिखाई देता हूं एक बार।
coefficient of x power 8, coefficient of x power 8, अभी बाद में शिवांश बाद में पूछ। नेग्लेक्ट, तो इन तीनों टर्म से यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 8 चाहिए तो एक एक्स की पावर 0 लेना पड़ेगा, एक एक्स की पावर 4 लेना पड़ेगा और एक एक्स की पावर 8 लेना पड़ेगा। तो एक बार इसमें r इक्वस टू 0 रख देना, एक बार r इक्वस टू 4 रख देंगे, एक बार r इक्वस टू 8 रखेंगे। r इक्वस टू 0 रखा 3c0, r इक्वस टू 4 रखा, r इक्वस टू 4 4 8, 8 माइनस 1 और r इक्वस टू 8 रखा, 8 4 12 और सारी टर्म प्लस में आएगी। तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 8 आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3c0, इसको इससे करेंगे 4 इंटू 7c4 और 1 को वहां से करेंगे c8। मेरा फाइनल आंसर इसका आएगा 25/6 आ जाना चाहिए बस। अब समझ में आ गया मैंने प्रोसेस क्यों बताया था आपको, क्यों प्रोसेस की जरूरत पड़ी थी अपने को, क्योंकि हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, 90% डायरेक्ट हो जाते हैं लेकिन 10% में ये सब चीजें करनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, जीपी लगा दिया, ये इसको ऊपर ले गए, एक्सपांशन कर दिया। अभी बताया था आपको एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए, तो उससे ज्यादा वाली टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दो तो मेरे पास 3 ही टर्म बचेगी। इसकी हमेशा जनरल टर्म लिख लो, इसका पूरा एक्सपांशन मत करो, इसमें तो आपको हर टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो नहीं, इजी वे तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये अब इसमें 3 टर्म मुझे चाहिए थी तो आर की वो 3 वैल्यू मैंने इसमें रख दी, फिर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, हाँ जा सकते हो भाई। नहीं, एक चीज और बची है बस, अभी अपनी एक चीज और बची है यार, तो एक क्लास और लगेगी अपनी, बस एक क्लास और लगेगी। हाँ चैप्टर तो बड़ा ही है यार, टेस्ट तो हो रहा है ना। प्रकृति विजयनगर पे, विजयनगर पे था लास्ट ईयर तक, तो नहीं हो रहा क्या टेस्ट, नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा क्या, क्यों मैसेज आ गया क्या? अच्छा अच्छा, पता नहीं यार, परसों तक तो वो मना कर रहे थे, हो सकता हो गया तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, स्लाइड चलो मैं बता देता हूँ स्लाइड के लिए कौन बच्चा बोल रहा था। ये तो फर्स्ट स्लाइड थी, ये तो बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस थे 2, ये एक क्वेश्चन और बिगनर बॉक्स का, ये फिर सबसे पहले ये वाली स्लाइड थी आज की थ्योरी वाइज, फिर ये सेकंड वाली स्लाइड थी और इसके लिए ये अपन ने कंडीशंस बनाई थी। और फिर ये इसको सॉल्व करा था। ठीक, और ये इसका सॉल्यूशन था पूरा लास्ट तक। ठीक है, और बस फिर बाकी तो ये 1-2 क्वेश्चंस, ये इसकी जनरल टर्म थी।
फिर एक क्वेश्चन ये कराया था, इसका ये सेकंड पार्ट था, और एक क्वेश्चन ये कराया था, और एक क्वेश्चन ये कराया था। नहीं नहीं, सब पे लगेगी ना, कुशाग्र सब पे लगती है। चलो ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, देख लूंगा, है ना। चलो जी ठीक है। अरे सुशांत, वो एक दिन जल्दी नहीं छोड़ दिया था मैंने, एक दिन जल्दी छोड़ा था ना, तो उसका टाइम बचा हुआ था अभी मेरे पास। हाँ एक दिन जल्दी छोड़ा था। क्वेश्चन आते हैं ना यार, इसके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। ठीक है चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।